अगर ये कहा जाए कि देश की राजनीति या जो संविधान के भारी भरकम शब्द हैं हाँ, और न्यायपालिका की जो भी जटिलताएं हैं वो सिर्फ संसद भवन या सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि स्कूल के एक साधारण सी कक्षा में भी समझी जा सकती हैं, तो शायद ये थोड़ा अजीब लग सकता है बिल्कुल पहली बार सुनने में तो अजीब लगता ही है। है ना? मतलब सोचिए, चौक की महक, लकड़ी की डेस्क, किसी एक दबंग बच्चे का खौफ और टीचर के आते ही जो एकदम से शांति छा जाती है। ओहो, वो परिचित सी शांति। हाँ, असल में राजनीति विज्ञान के नजरिए से देखें तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे सटीक और सबसे छोटा रूप यही कक्षा है। एक माइक्रोकॉज्म की तरह। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों को खंगालने वाले हैं और हमारा मिशन ये है कि हम इन रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए समाज के कुछ सबसे जटिल विषयों को डिकोड करें। जैसे कि संविधान के संस्थापक सिद्धांत और धर्मनिरपेक्षता, राइट, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स और सेक्युलरिज्म। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही शानदार परिप्रेक्ष्य है। देखिए, जब हम इन स्रोतों और नोट्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? ये कि समाज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जो बुनियादी नियम हैं वो एक छोटे समूह के व्यवहार से बहुत अलग नहीं होते। मतलब स्कूल की क्लास जैसे। बिल्कुल। जब बुनियादी स्तर पर नियमों की जरूरत, ताकतों के टकराव और समानता की चुनौतियों को समझ लिया जाता है तो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत आसानी से सुलझे हुए लगने लगते हैं। तो फिर शुरुआत कक्षा से निकलकर पहले स्कूल के खेल के मैदान से करना सबसे प्रासंगिक होगा, मुझे लगता है। हाँ, स्पोर्ट्स एनालॉजी हमेशा काम आती है। क्योंकि स्रोतों में नियमों की अनिवार्यता को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी गई है फुटबॉल की। राइट, फुटबॉल। इस खेल का सबसे बुनियादी नियम ये है कि गोलकीपर को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपने हाथों से नहीं छू सकता। अगर गेंद बांह से लग जाए तो वो फाउल माना जाता है। बिल्कुल। अब एक क्षण के लिए विचार करें कि खेल के बीच में ही कुछ खिलाड़ी अचानक से गेंद को हाथों में लेकर दौड़ने लगे और एक दूसरे को पास करने लगे। हाँ, तो जाहिर है वो खेल फिर फुटबॉल तो नहीं रह जाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं। वो रग्बी बन जाएगा या कोई और नया खेल कहलाएगा, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ जो सबसे गहरी बात समझने वाली है वो ये है कि इन्हीं बुनियादी नियमों को हम राजनीति की भाषा में मूलभूत सिद्धांत या कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। अच्छा। ये नियम केवल किसी व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उस व्यवस्था के अस्तित्व को ही परिभाषित करते हैं। एक खेल को दूसरे खेल से अलग करते होंगे। एकदम सही। कि किसी तरह किसी भी समाज के मूलभूत नियम ये तय करते हैं कि वो समाज कैसा होगा, उसका ढांचा क्या होगा, और इन्हीं लिखित नियमों के आम सहमति वाले संग्रह को हम संविधान कहते हैं। ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि संविधान किसी समाज की पहचान तय करता है। लेकिन स्रोतों में नेपाल का जो ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है, हाँ, नेपाल का संघर्ष, वो इस बात को चुनौती देता नजर आता है कि नियम हमेशा के लिए तय हो जाते हैं। मतलब नेपाल के पास तो 1990 से ही एक संविधान मौजूद था। बिल्कुल था। तो अगर उनके पास पहले से खेल के नियम थे तो उन्हें 2015 में एक पूरी तरह से नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका मतलब ये है कि संविधान बदलना वैसा ही है जैसे ये तय करना कि अब हम फुटबॉल नहीं बल्कि कोई और खेल खेलेंगे? ये तुलना नेपाल की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि किसी देश को नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है। 1990 के नेपाल के संविधान का मूलभूत सिद्धांत यह था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। मतलब राजतंत्र था। हाँ, वो एक राजतंत्र की व्यवस्था के लिए लिखा गया दस्तावेज था। लेकिन समय के साथ नेपाल के समाज की जरूरतें बदल रही थी। लोग दशकों से लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। राइट। 2002 में जब राजा ने सेना की मदद से सरकार के कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया और 2005 तक पूरी सत्ता हथिया ली, तो जनता का ये असंतोष चरम पर पहुंच गया। यानी पुराने नियम उस नए भविष्य का समर्थन नहीं कर पा रहे थे जिसकी जनता मांग कर रही थी। बिल्कुल। जब खेल का स्वरूप राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल रहा था तो पुरानी किताब से नया समाज नहीं चलाया जा सकता था। एकदम सही कहा आपने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2006 के जन आंदोलन के बाद जब राजा को सत्ता छोड़नी पड़ी, हाँ, और 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से एक लोकतंत्र बना, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा वैचारिक शून्य था। मतलब नियम ही नहीं थे नए। हाँ,
क्योंकि पुराना संविधान एक लोकतांत्रिक समाज के आदर्शों को नहीं दर्शा सकता था। नेपाल के लोग जिन आदर्शों के लिए लड़ रहे थे वे तो पुराने दस्तावेज में मौजूद ही नहीं थे। इसीलिए उन्हें नया संविधान बनाना पड़ा। बिल्कुल, जिसमें समानता और जनता के शासन जैसे नए संस्थापक सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि संविधान केवल सरकार चलाने का एक मैनुअल नहीं है, बल्कि ये उन आदर्शों का एक दर्पण है जिन्हें नागरिक अपनी बुनियाद बनाना चाहते हैं। एकदम। खैर, ये तो हुई बड़े ऐतिहासिक संघर्षों की बात, लेकिन इन आदर्शों को जमीन पर उतारना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब नियम बन गए, लेकिन जब किसी इंसान के हाथ में ताकत आ जाती है तो क्या होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ना? श्रोतों में कक्षा के माहौल से जुड़ी एक बहुत ही परिचित कहानी है सुरेश नाम के एक दबंग मॉनिटर की। ओहो, क्लास का बुली मॉनिटर। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी इस बात को बहुत सूक्ष्मता से समझाती है। देखिए, ये कहानी पहली नजर में स्कूल की रोजमर्रा की घटना लग सकती है, लेकिन असल में ये राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग की एक बहुत ही गंभीर केस स्टडी है। होता ये है कि कक्षा की शिक्षिका श्रीमती राव किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर जाती हैं और सुरेश को इंचार्ज बना देती हैं। हाँ, सुरेश को बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपती हैं। अब सुरेश, जिसे उसके सहपाठी भी खास पसंद नहीं करते, वो मौके का फायदा उठाता है। वो अनिल नाम के एक मासूम छात्र को निशाना बनाता है। जब शिक्षिका वापस आती हैं तो सुरेश पूरी तरह से झूठ बोल देता है कि अनिल शोर मचा रहा था। और अनिल की कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल, अनिल लाख सफाई देता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन शिक्षिका सुरेश की बात मानकर अनिल को सजा दे देती है। उसे 100 बार लिखना होगा कि वो मॉनिटर को तंग नहीं करेगा। एक निर्दोष बच्चे को सजा मिल गई। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मॉनिटर के पास अधिकार था और उसने उसका मनमाना इस्तेमाल किया। अगर हम इस घटना के पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान को समझें तो यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का स्वाभाविक गुण ही उसे धारण करने वाले को भ्रष्ट करना है। मतलब मिसयूज ऑफ पावर। बिल्कुल। बड़े राजनीतिक परिदृश्य में यह दिखाता है कि कैसे बहुमत की निरंकुशता या टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी काम करती है। अच्छा। एक लोकतांत्रिक समाज में जहां नेता चुनाव जीत कर आते हैं, ये खतरा हमेशा बना रहता है कि वे अपनी सत्ता का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ कर सकते हैं जो कमजोर हैं या जो उनसे असहमत हैं। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय संविधान सभा, जिसने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच काम किया, जी, वो इस मानवीय प्रवृत्ति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। क्या यही कारण है कि उन्होंने कार्यपालिका और राजनेताओं की शक्तियों को सीमित करने के लिए इतने कड़े प्रावधान बनाए ताकि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उस मॉनिटर सुरेश की तरह व्यवहार ना कर सके? ये एक बहुत ही पैनी अंतर्दृष्टि है। संविधान सभा के सदस्यों को यह भली भांति ज्ञात था कि अगर चुनी हुई सरकार की ताकतों पर कोई अंकुश नहीं होगा तो लोकतंत्र बहुत जल्दी एक अधिनायकवाद में बदल सकता है। राइट। इसलिए संविधान में ऐसे नियम शामिल किए गए जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यकों को उन चीजों से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमें स्रोतों में दिए गए वर्चस्व के 2 प्रकारों को देखना होगा। कौन से 2 प्रकार? अंतर सामुदायिक वर्चस्व और अंतः सामुदायिक वर्चस्व, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इन दोनों अवधारणाओं के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अंतर सामुदायिक का मतलब तो ये हुआ कि जब एक बड़ा समुदाय, जैसे कोई बहुसंख्यक समूह, हाँ, किसी दूसरे छोटे समुदाय पर अपना दबदबा बनाता है। ये इसका एक सटीक अर्थ है। और इससे भी ज्यादा जटिल होता है दूसरा प्रकार, अंतः सामुदायिक वर्चस्व यानी इंट्रा कम्युनिटी। वो क्या होता है? इसका अर्थ है जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ ताकतवर लोग उसी समुदाय के कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। अच्छा, जैसे एक ही धर्म के भीतर? बिल्कुल, जैसे एक ही धर्म या समाज के भीतर उच्च वर्ग द्वारा निचले वर्ग को दबाना। एक मजबूत संविधान का काम इन दोनों ही प्रकार के वर्चस्व को रोकना है, ताकि समानता सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। एकदम सही। संविधान द्वारा इस निरंकुशता को रोकने की चर्चा ने अब तक राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, धर्म का मुद्दा। हाँ, जहां शक्ति का दुरुपयोग सबसे ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। और इस जटिलता को समझाने के लिए फिर से स्कूल का ही एक शानदार उदाहरण पेश किया गया है। वो रेखा वाली कहानी है ना? बिल्कुल। एक सरकारी स्कूल की छात्रा है रेखा, जो अपने शिक्षक के पास जाकर पूछती है कि
अगले महीने एक बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार आ रहा है, क्या वे इस बार इसे स्कूल में मना सकते हैं? उस शिक्षक का जो जवाब आता है वो एक पूरे देश की व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत तय करता है। हाँ। शिक्षक साफ तौर पर मना कर देते हैं। उनका तर्क है कि सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर किसी एक धर्म के उत्सव का आयोजन नहीं कर सकते। मतलब प्राइवेट स्कूल अपने नियम खुद बना सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना होता है। यही धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का सबसे शुद्ध और बुनियादी अर्थ है। राज्य और धर्म को अलग रखना। बिल्कुल, राज्य सत्ता और धर्म को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखना। ये अलगाव इसलिए अनिवार्य है क्योंकि दुनिया के लगभग हर देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। और अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं तो ये बहुत संभव है कि वे राज्य की ताकतों का इस्तेमाल दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए करें। राइट, पुलिस या आर्थिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल। हाँ, राज्य और धर्म को अलग रखकर ही एक लोकतांत्रिक समाज इस धार्मिक वर्चस्व को रोक सकता है। इस अलगाव की बात करते हुए स्रोतों में एक विदेशी तुलना भी दी गई है। हाँ। जो काफी चौंकाने वाली है। अमेरिका का उदाहरण, प्लेस ऑफ एलिजेंस वाला। हाँ, वहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं और इस शपथ के शब्दों में ईश्वर की छत्रछाया या अंडर गॉड वाक्यांश का उपयोग होता है। अब ये एक सीधा विरोधाभास लगता है क्योंकि अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन ही ये कहता है कि विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित करे। राज्य और चर्च का अलगाव। हाँ, तो क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका की तरह ऐसी ही सख्त दीवार है? देखिए, अमेरिका वाला मामला एक बहुत ही लंबी कानूनी बहस का हिस्सा रहा है। वहाँ ये एक सख्त दीवार की तरह काम करता है। राज्य धर्म के मामलों में दखल नहीं दे सकता और धर्म राज्य के मामलों में। दोनों एकदम अलग। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों में भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समझाने के लिए एक बहुत ही अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, सैद्धांतिक फासला या प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। अलग है। बिल्कुल अलग है। भारतीय राज्य धर्म से पूरी तरह कटा हुआ नहीं है, बल्कि एक प्रकार का जटिल संतुलन बना रहा है। कैसे? सैद्धांतिक फासला का अर्थ यह है कि भारतीय राज्य आमतौर पर तो सभी धर्मों से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो। हाँ, अगर धर्म के नाम पर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो राज्य मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तो हिंदू धर्म के भीतर व्याप्त छुआछूत की कुप्रथा है। ये उसी अंतः सामुदायिक वर्चस्व का उदाहरण है ना, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। एकदम सटीक उदाहरण पकड़ा आपने। छुआछूत निचले तबके के लोगों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन लेती है। राइट। क्योंकि ये प्रथा सीधे तौर पर संविधान के आदर्शों के खिलाफ थी, इसलिए भारतीय राज्य ने धर्म के मामलों में हस्तक्षेप किया और इस पर पाबंदी लगा दी। तो यहाँ राज्य का ये हस्तक्षेप धर्म को कमजोर करने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए था। हाँ, राज्य को आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन क्या यह सैद्धांतिक फासला केवल धर्म पर पाबंदी लगाने तक ही सीमित है? नहीं, ये सकारात्मक रूप में भी हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है और शायद आर्थिक सहायता भी देता है। बिल्कुल, राज्य उन्हें अपने संसाधनों से आर्थिक सहायता भी मुहैया कराता है। ये भी एक प्रकार का हस्तक्षेप है, लेकिन इसका उद्देश्य उनकी संस्कृति बचाने का अवसर देना है। वाकई ये एक बहुत ही बारीक और संतुलित व्यवस्था है। अब तक की इस चर्चा में हमने देखा कि नियम क्यों जरूरी है, सत्ता का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, लेकिन ये नियम लागू कैसे होते हैं, इन नियमों को असल में बनाता कौन है और आम नागरिक इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ शामिल होता है। जी से काम नहीं कर सकती, उसकी सारी ताकत लोगों की सहमति से आती है। भारत ने आजादी के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार है। बिल्कुल। और इसी अधिकार के जरिए नागरिक चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो मिलकर संसद या पार्लियामेंट बनाते हैं। हाँ, और संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का एक बहुत बड़ा तंत्र भी है। और इस नियंत्रण को लागू करने का सबसे सशक्त माध्यम है प्रश्नकाल। राइट, क्वेश्चन आवर। स्रोतों में इसका विशेष उल्लेख है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो प्रश्नकाल वह समय होता है जब शासन की जवाबदेही तय की जाती है। ये एक तरह से सरकार का टेस्ट होता है। बिल्कुल। इस दौरान सांसद सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं,
सरकार को अपनी खामियों के लिए सफाई देनी पड़ती है। यानी संसद सिर्फ सहमति जताने की जगह नहीं है, बल्कि असहमति और सवाल उठाने का भी मंच है। अब कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की आवाज कैसे प्रभाव डालती है, इसके लिए स्रोतों में घरेलू हिंसा कानून 2005 का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये दिखाता है कि कैसे आम लोगों का संघर्ष एक नए कानून को जन्म दे सकता है। देखिए, 2005 से पहले की स्थिति को देखें तो घरेलू हिंसा की परिभाषा बहुत संकुचित थी। मुख्य रूप से सिर्फ शारीरिक मारपीट को ही हिंसा माना जाता था। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। बिल्कुल। महिला संगठनों ने लगातार आवाज उठाई कि हिंसा सिर्फ शरीर पर नहीं होती, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण को भी इस कानून के दायरे में लाया जाए। और एक बड़ी मांग ये थी कि महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, इसलिए उन्होंने साझे मकान या शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहने के अधिकार की मांग की। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसके लिए जन सुनवाइयां हुई, संगठनों ने मसौदे तैयार किए और सरकार पर दबाव बनाया। बिल्कुल। तब जाकर संसद ने एक नया कानून पारित किया। ये इस बात का प्रमाण है कि जब जनता एकजुट होती है तो संसद को उनकी सहमति के अनुसार कानून गढ़ना ही पड़ता है। लेकिन हर कानून के साथ ये कहानी इतनी सकारात्मक नहीं होती है ना? हाँ, कुछ कानून अलोकप्रिय भी हो जाते हैं। राइट। कई बार संसद द्वारा बनाए गए कानून जमीन पर भारी टकराव पैदा कर देते हैं। स्रोतों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों यानी स्ट्रीट वेंडर्स का जो उदाहरण है, वो इस विरोधाभास को बहुत स्पष्टता से सामने लाता है। ये स्थिति कानूनी वैधता बनाम व्यवहारिक न्याय के बीच का एक गहरा संघर्ष को दर्शाती है। अगर हम इसे नगरपालिका के कानूनों के नजरिए से देखें तो फुटपाथ पर दुकान लगाना अतिक्रमण है और ये गैर कानूनी है। और इसके पीछे का तर्क भी गलत नहीं है। शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि लोग फुटपाथ पर चल सकें। हाँ, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा मानवीय पहलू भी है। आजीविका का मौलिक अधिकार। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी इन्हीं छोटी छोटी दुकानों से चलाते हैं। और यहीं पर एक सीधा टकराव पैदा होता है। एक तरफ सफाई का तर्क है तो दूसरी तरफ लाखों लोगों के जीने का अधिकार। जब कानून एक समूह का पक्ष लेता है तो टकराव होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार का कानून ही अन्यायपूर्ण लगने लगे तो जनता क्या करे? देखिए, लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे निर्णायक कदम यह है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर अदालत को लगता है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो उस कानून को संशोधित या रद्द कर सकती है। तो पूरी बात घूम फिर कर अंततः फिर से उन्हीं संस्थापक सिद्धांतों पर आ जाती है जिनसे हमने शुरुआत की थी। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वो स्कूल की एक कक्षा के नियम हो जहां एक मॉनिटर को अपनी हद में रहना होता है, हाँ, या फिर किसी देश का संविधान, मूल उद्देश्य एक ही है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और समानता सुनिश्चित करना। और ये समझना सबके लिए जरूरी है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वे रोजमर्रा के कानून या धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो हमारे समाज को टूटने से बचाता है, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने वाकई कक्षा की किताबों से निकालकर इन भारी भरकम शब्दों को जमीन पर ला दिया है। संविधान ने बहुसंख्यकों की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए बहुत ही मजबूत दीवारें खड़ी की हैं। बिल्कुल की है। लेकिन इस पूरी पड़ताल के बाद एक ऐसा विचार उभरता है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। जरा सोचिए, अगर संविधान का मुख्य काम ही निरंकुशता को रोकना है तो क्या होगा जब कोई बहुसंख्यक समूह उस संसद को ही पूरी तरह से नियंत्रित कर ले, जिसके पास संविधान को बदलने की असीमित शक्ति हो? जब व्यवस्था के रक्षक ही खेल के बुनियादी नियम बदलने की ताकत हासिल कर लें तो एक जिम्मेदार समाज के रूप में ये संतुलन कैसे बना रह सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।